दिस इज इंडिया सेंचुरी। ये इंडिया की सदी है, नॉट डेकेड, बट दिस इज इंडिया सेंचुरी। एनर्जेटिक और एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पर सामने आए थे जिनमें बहुत पोटेंशियल नजर आ रही थी। लग रहा था कि भाई इस मर्तबा जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट ब्लैक होगा, और वो हुआ। तो क्या आगे अब प्रेसिडेंट भी इंडिया का हो सकता है? हेनरी कैसेंजर लिखते हैं कि 21वीं सदी में बैनुल अक़वामी निज़ाम कम अज़ कम 6 ताकतों पर उस्तवार होगा, यानी अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान, रशिया। और वो लिखते हैं और मुमकिन है कि हिंदुस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल हो। तरीका नहीं दिख रहा है, तो बीजेपी की हर एक डिसीजन या हर एक सोच को अपोज करने के बगैर इनके पास और कोई चारा नहीं है। दिस इज वन ट्रूथ जो आपको हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स के बारे में समझना होगा। क्या ये बात हकीकत है? ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है। इसके ऊपर कुछ सर्वे भी हुए हैं और रिपोर्ट्स भी शाया हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, विल दिस बी द इंडियन सेंचुरी? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज नाउ सिंपली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवरीथिंग। ये बात क्यों कही जा रही है? एक खास पॉइंट वो आता है कि जहां पर दो कंट्रीज जो कि साथ साथ चलते हुए या आगे पीछे कभी होते हुए दिखाई देते हैं, कि लगता है कि ये आगे निकल देंगे और अमेरिका के बाद अब यही इस सेंचुरी को आगे चलाएंगे, वो है इंडिया और चाइना। लेकिन वो कौन सा पॉइंट आता है कि जहां पर चाइना पीछे रह जाता है, ये आपको बताएंगे। ये रिपोर्ट्स कहां पर आ रही हैं? देखिए, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर दुनिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसके ऊपर पब्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी इसके ऊपर, और इसके अलावा मैकेंजी एंड कंपनी आप जानते हैं। और ये कंपनी जो है इज ए ग्लोबल मैनेजमेंट काउंसलिंग फर्म फाउंडेड इन 1926 बाय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, प्रोफेसर जेम्स ओ मैकेंजी इन्होंने की है। और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज और ये इस तरह के सर्वे कर रही है कि कौन बनेगा इस सेंचुरी का, इस सदी का बादशाह। ये सिर्फ अब डेकेड तक बात नहीं रह गई, बात बहुत आगे जा चुकी है। तो जैसा मैंने आपको ये बताया कि क्या ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है, इसके ऊपर थोड़ी सी जब हम नजर डालते हैं कि वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं इंडिया के पास जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। कहा जाता है कि जो 19वीं सदी है वो ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया की सदी थी। जो 20वीं सदी थी वो अमेरिका की सदी थी, और जो 21वीं सदी होगी वो इंडिया की सदी होगी, यानी सेंचुरी। 19th सेंचुरी यूके, 20th सेंचुरी अमेरिका एंड 21st सेंचुरी इंडिया। जो मैंने आपको पॉइंट कहा, पहले उस पॉइंट की बात करते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है कि जिसमें चाइना पीछे रह गया है और इंडिया आगे बढ़ गया है। एक ग्राफ आपको नजर आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक ग्राफ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट आता है कि इससे पहले तक चाइना ऊपर जा रहा है और इंडिया भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इंडिया उससे नीचे है काफ़ी। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर चाइना अचानक से नीचे चला जाता है और इंडिया ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त इंडिया की एक सबसे बड़ी पोटेंशियल या ताकत जो उसे मिल चुकी है वो है कि वो चाइना को सरपास कर चुका है अपनी पॉपुलेशन में। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। आबादी के लिहाज से इंडिया सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। अब आप कहेंगे कि आबादी तो कमज़ोरी भी हो सकती है, अगर इतने लोग हो गए तो खिलाएंगे कैसे, क्या करेंगे? तो यही तो वो पॉइंट है कि जहाँ पर इंडिया ने ये कर दिखाया है। और वो इस तरीके से कि देखिए, जब किसी की आबादी सबसे ज़्यादा होती है तो उसके उतने ही क्रेडिट्स भी होते हैं। जिसकी जितनी आबादी होगी दुनिया में उतने ही ज़्यादा वो पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकेगा, वो उतना ज़्यादा यूथ दुनिया को दे सकेगा। वो कंट्री जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा होगी वो दुनिया के प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन पेश कर सकेगा। उसकी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा दुनिया में पहुंचेगी, उसकी एजुकेशन को दुनिया सराहेगी, और उसके लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे। और एक ऐसा कंट्री के जिसकी एजुकेशन आईआईटी से लेकर और दूसरे इदारे, उसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है और दुनिया में खपत हो रही हो। एक होता है खपत होना, यानी ये कि आपके पास डिग्री है, दुनिया में कहीं उसकी कोई जॉब वैकेंसी निकली, उसमें आपने किया तो हाँ ठीक है, इस पे जगह है, इनके पास ये वाली डिग्री, इनको रख लेते हैं। नो, इंडिया की आईआईटी और दूसरे जो उनकी यूथ है वो जब
किसी दूसरे कंट्री में जाती है तो उनको डिमांड किया जाता है कि हमें ये चाहिए, ताकि वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो हमें पता चल सके, इनकी कैपेबिलिटी से हम फ़ायदा उठा सकें। ये हो चुका है अब दुनिया में। और इसी के साथ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, आप देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया पर कौन रूल कर रहा है? भारत की यूथ। पूरी दुनिया की टेक कंपनीज के सीईओज कौन हैं? भारत के नौजवान। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन कंपनीज में उनसे नीचे भी काम करने वालों की बड़ी तादाद भारतीय नौजवानों की है। अच्छा, इसी से जब हम थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये तो सिर्फ टेक कंपनीज तक बात नहीं रही, ये बात तो पहुंच चुकी है 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक। क्योंकि हमें इस वक्त जो हुकूमतें कर रहे हैं दुनिया पर, उनमें वाइस प्रेसिडेंट से लेकर और जितने बड़े बड़े ओहदे हैं उन पे इंडियन लोग ही नज़र आ रहे हैं। आप ऋषि सोनक से शुरू हो जाइए और पहुंचिए आप कैमला हारिस तक। तो अभी तो आपको शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो कि क्या प्रेसिडेंट भी अमेरिका का, इंडिया का कोई बन सकता है। इसकी वजह यह है कि जब आप देखते हैं कि 2024 के इलेक्शन की रेस में कंटेस्टेंट्स कौन है, तो उसमें इंडिया का एक नाम सामने आता है और वो है विवेक रामास्वामी। अब विवेक का कितना ब्राइट चांस है या नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन की इस दौड़ में शामिल होंगे। और जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि जिस तरीके से पहली मर्तबा ओबामा ने इलेक्शन लड़ा था और बहुत ही वो एनर्जेटिक और एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पर सामने आए थे जिनमें बहुत पोटेंशियल नजर आ रही थी, लग रहा था कि भाई इस मर्तबा जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट ब्लैक होगा, और वो हुआ। तो क्या आगे अब प्रेसिडेंट भी इंडिया का हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट के अलावा? एक इंडियन बनने के लिए ना एक अलग ही मतलब हमारी, देखिए हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, उसको अपनाने के लिए उसको टाइम लगेगा। बिल्कुल। वो फलस्तीन को गाली देके इसराइल की तरफदारी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। वो पाकिस्तान से नफरत कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेकिन ये सब चीजें हमारे अंदर होती हैं, ये नेचुरली हमारे अंदर होती है। भारत और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हुए और आज़ादी के बाद दोनों के सामने एक खुला रास्ता था कि वो किस रास्ते को चुनना चाहते हैं। भारत ने वो रास्ता चुना जहां पर मेहनत, ईमानदारी और स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ एक कंट्री एज अ नेशन आगे बढ़ता है, जबकि पाकिस्तान ने वही पुराना सेटअप ही अपनाए रखा। कॉलोनियलिज्म की जड़ें पूरी तरह से नहीं काटी। आज भी पाकिस्तान के ऊपर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस के लोन हैं, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान कभी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करा ही नहीं। हमेशा वो बाहर से लोन्स लेकर अपने देश को चलाता रहा, और जब तक अमेरिका का हाथ सर पर था तब तक पाकिस्तान के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ हुआ, पाकिस्तान के बुरे दिन स्टार्ट हो गए और उसके बाद पाकिस्तान चीन की गोद में जाकर बैठ गया, जिसके बाद वो बुरे दिन और बुरे दिनों में बदल गए।